तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को फोर्स का कॉन्सेप्ट बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। ठीक, फोर्स का फॉर्मूला बेटा मैंने आपको बताया था, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम लोग इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में भी ला सकते थे। वी कैन राइट F वेक्टर इज इक्वल टू क्यू टाइम्स वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने आपको तीन तरीके बताए थे। पहला, क्रॉस प्रोडक्ट का रूल सीधे सीधे लगा लो, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर लो। दूसरा तरीका था फ्लेमिंग साहब का लेफ्ट हैंड रूल लगा लीजिए। तीसरा तरीका था राइट हैंड पाम रूल नंबर 2, उसको अप्लाई कर लीजिए, जिसमें ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये करंट का डायरेक्शन होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा फोर्स का डायरेक्शन। क्लियर? तो यहां पर अगर मैग्नेटिज्म में यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में या तो कोई चार्ज मोशन में हो, या फिर दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि अगर चार्ज मोशन में है तो इनडायरेक्टली हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वहां पर करंट फ्लो हो रहा है। क्योंकि सोचो, अगर यही चार्जेस किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के अंदर मूव हो रहा है, इमेजिन करिए यहां पर एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ जा रहे होंगे तो आप सोचो करंट इधर की तरफ आएगा। इसका मतलब हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसके ऊपर भी फोर्स लगेगा। और उस फोर्स का फॉर्मूला आपको बताया था, सेम इसी तरीके का था, आई एल बी साइन थीटा। या इसी को वेक्टर फॉर्म में अगर हम लोग लिखेंगे तो फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू आई टाइम्स एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये इस तरीके से फोर्स के केवल और केवल दो ही कॉन्सेप्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में केवल एक कॉन्सेप्ट है। चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो बस फोर्स लगेगा, और उस फोर्स का फॉर्मूला था F बराबर क्यू ई। सिंपल। मैग्नेटिज्म में दो कॉन्सेप्ट, या तो चार्ज मोशन में होगा या तो करंट कैरिंग कंडक्टर होगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। क्लियर? अब एक एक करके थोड़ा इन दोनों फॉर्मूले को डिटेल में देखते हैं। अगर इस वाले फॉर्मूले की बात किया जाए तो जरा सोचो, पहली बात यहां पे थीटा कौन सा एंगल है बेटा? थीटा इज एंगल बिटवीन v क्रॉस b है भाई, वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर मान लो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और आपने कोई चार्ज इसी डायरेक्शन में भेजा, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है राइट साइड में और आपने कोई चार्ज इसी डायरेक्शन में भेजा, लाइक दिस, ये कोई चार्ज है मान लीजिए और हम लोग इस चार्ज को इसी डायरेक्शन में भेज दें किसी वेलोसिटी से, तो इस बार दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? जीरो। अगर ये एंगल जीरो होगा तो जरा सोचो इसके ऊपर फोर्स कितना होगा? दैट फोर्स विल बी जीरो, एक्सेलरेशन विल बी जीरो एंड वेलोसिटी ऑफ दिस चार्ज विल बिकम कांस्टेंट। इसका मतलब अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तब उसके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं मैक्सिमम फोर्स इसके ऊपर फील हो, तो ये सीन कुछ ऐसा होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड भले आपका राइट साइड में है लेकिन फोर्स मूव करना चाहिए वाई डायरेक्शन में, मान लो परपेंडिकुलर। इस तरीके से अगर कोई चार्ज मान लीजिए मूव कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, तो इस बार वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हुआ? 90। एंगल 90 होने का मतलब फोर्स मैक्सिमम होगा, बोलो। इस बार फोर्स की वैल्यू क्यू वी बी साइन 90 और साइन 90 मैक्सिमम होता है यानी +1 के बराबर, तो फोर्स विल बिकम मैक्सिमम इन दिस सिचुएशन। सो मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू भी अपने पास है एंड दैट वैल्यू इज क्यू वी बी। फिलहाल वो क्यू वी बी का डायरेक्शन आप बता सकते हैं किधर होगा? इस फोर्स का डायरेक्शन बता सकते हैं किधर होगा? हाँ, अगर कोई साइन नहीं दिया मतलब पॉजिटिव चार्ज है, बताइए। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, करंट ऊपर, बोलो यार किधर होगा? अंदर की तरफ। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इनवर्ट डायरेक्शन में लगेगा। तो अभी फिलहाल हम लोग यही पढ़ने चल रहे हैं कि अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसके कैसे कैसे किस किस पाथ पर वो मूव कर सकता है, कौन कौन सी ट्रेजेक्ट्री उसकी हो सकती है। तो इसके मैंने 3 केसेस आप लोग को पढ़ाए थे, वही मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। सबसे पहला केस है कि अगर थीटा एंगल 0 के बराबर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड में है
और चार्ज को भी हम लोग राइट साइड में ही मूव करा रहे हैं, जैसा कि अभी जस्ट इसके पहले मैंने आपको बताया था। अगर कोई चार्ज ये है और ये इसी डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स 0 होगा, एक्सेलरेशन इसका 0 होगा, वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट होगी। और अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसका पाथ कैसा होगा? दिस मस्ट बी स्ट्रेट लाइन पाथ। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है तो इट विल मूव अनडेविएटेड, इट विल मूव इन स्ट्रेट लाइन अनडेविएटेड। क्लियर है बेटा? जिस वेलोसिटी से आप इसको फेंकोगे, मान लो 5 मीटर पर सेकंड से फेंका तो 5 मीटर पर सेकंड से ही वो चलता चला जाएगा, रुकेगा नहीं। क्लियर है? ठीक। फिर आता है नेक्स्ट केस, केस नंबर 2, जिसमें ये थीटा एंगल हम लोग 90 ले लेंगे। अगर ये थीटा 90 लेंगे तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। मान लो इस तरीके का सीन है। क्रॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड्स है, इनसाइड द प्लेन। अगर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया और इस बार इमेजिन करिए हम लोग किसी चार्ज को इस तरीके से भेज रहे हैं, ये मान लो Q चार्ज है और उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में किसी v वेलोसिटी से भेज रहे हैं। जैसे ही आप इसको अंदर भेजोगे और ये मान लो किसी इस पॉइंट तक पहुंच गया अंदर, ठीक, तो इसके बाद वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, जबकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा क्या वो QVB के बराबर होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बोलो अंदर है। अगर पॉजिटिव चार्ज राइट में जा रहा है तो करंट भी राइट में होगा। तो आप जरा सोचो फोर्स किधर लगेगा? अपवर्ड। ठीक, मतलब यहां पर सीन ये बन रहा है कि वेलोसिटी राइट में है और फोर्स बेटा इस डायरेक्शन में है। फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होना ऐसा सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन में होता है। सर्कुलर मोशन में बोलो वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है, ठीक, जबकि फोर्स टुवर्ड्स सेंटर होता है। इसका मतलब एक पॉइंट ये भी क्लियर हो गया कि सर ये फोर्स अगर ऊपर की तरफ लग रहा है तो ये जिस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है उसका सेंटर किधर है? ऊपर की तरफ। इसका मतलब ये यहां पर चार्ज किसी इस तरह के सर्कुलर पाथ पर मूव कर जाएगा और उसका सेंटर चेक करिए किधर की तरफ है? अपवर्ड है। तो यहां कहीं पर सेंटर हो गया, अपवर्ड फोर्स हो गया, एंगल दोनों के बीच का 90 हो गया। सर्कुलर मोशन जब भी आता है आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। कभी भी, चाहे जेईई मेंस का क्वेश्चन हो, नीट का क्वेश्चन हो, बोर्ड का क्वेश्चन हो, अगर सर्कुलर मोशन है तो दिमाग में क्या आना चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देयर मस्ट बी अ फोर्स टुवर्ड सेंटर जो कि उसको सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा। क्लियर? तो यहां पर वो फोर्स है आपका QVB के बराबर, ये आपने देख ही लिया है। यही QVB यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स है, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू mv²/r। यहां पर चेक कर लो, v से b होगा बेटा कैंसिल, तो अपने को पाथ का रेडियस मिल गया, पाथ का रेडियस मिल गया। और वो रेडियस चेक करके बताइए क्या वो mv/qb आएगा? तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा और उस सर्कुलर पाथ का रेडियस देखो हमको मिल गया है mv/qb। सिमिलरली अगर ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, तो वो टाइम हम लोग निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड का सिंपल सा मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में बोलो डिस्टेंस कितना चलेगा? 2πr के बराबर, और स्पीड उसकी कुछ v के बराबर है। सो वी कैन राइट हियर 2π/v। रेडियस हम निकाल ही चुके हैं, दैट इज इक्वल टू mv/qb। तो जरा चेक करिए, v से v कैंसिल हो गया और टाइम पीरियड का वैल्यू आ गया बेटा 2πm/qb। क्या ये पॉइंट क्लियर है? 2πm/qb, जिसमें m चेक कर लीजिए चार्ज का मास है, q चार्ज है, b मैग्नेटिक फील्ड है। तो क्या ये सारी ही चीजें कांस्टेंट है? ये सब का सब क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब टाइम पीरियड उसका कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर रेडियस को आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो दिस रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। 5 मीटर पर सेकेंड से अगर मैंने चार्ज को फेंका है तो उसका कुछ रेडियस होगा,
10 मीटर पर सेकंड से फेंकेंगे तो डबल रेडियस होगा, रेडियस विल बिकम डबल, क्योंकि स्पीड डबल हो गई। क्लियर है? ठीक। यहां पर एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है जिसमें आप देख सकते हो रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जैसे अगर मान लो आपको स्पीड सेम दे लेकिन चार्ज बदल दें, कहते हैं कि एक बार हमने प्रोटॉन को फेंका है और एक बार अल्फा पार्टिकल को फेंका है, और आप मुझे रेडियस का रेशियो बताओ। मान लो क्वेश्चन है देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स एंड वी हैव प्रोजेक्टेड प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल विद सेम स्पीड, ठीक। देन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, रेडियस का रेशियो बताइए। तो अगर स्पीड सेम है, सोचो मैग्नेटिक फील्ड सेम है और स्पीड सेम है, तो क्या रेडियस प्रोपोर्शनल टू m अपॉन क्यू हो जाएगा? बोलो यार। तो क्या r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2 इंटू q2 अपॉन q1? नहीं समझ में आई बात? अगर आपसे बोला जाए कि b और b सेम है तो बेटा क्या ये r प्रोपोर्शनल टू m बाई क्यू हो जाएगा? तो क्या r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू m1 बाई q1, और ऐसे ही इसका जो होगा वो नीचे लिखा जाएगा m2 बाई q2, और इसका q2 किधर जाएगा? तो क्या ये ऐसा बन जाएगा m1 अपॉन m2 इंटू q2 बाई q1। अब अगर आपको कंपेयर कराया गया है, मान लो आपसे कंपेयर हम करा रहे हैं प्रोटॉन मतलब 1h1 और अल्फा पार्टिकल यानी कि हीलियम। बोलो यार, पता है ना प्रोटॉन जो होता है वो 1h1 की तरह बिहेव करता है, ठीक। प्रोटियम, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप? 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम या ट्रिटियम। तो कहने का मतलब 1h1 इज लाइक प्रोटॉन। हीलियम डबली आयनाइज्ड अगर कर दिया जाए, मतलब हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल लिए जाए, तो वो क्या बन जाता है? अल्फा पार्टिकल। दिस इज व्हाट? अल्फा पार्टिकल, ठीक। तो अब आप जरा दोनों को देख करके मुझे बताइए M1 कितना है अगर ये प्रोटॉन है? क्या आप ये रेडियस का रेशियो मुझे बता सकते हैं देखकर? ये दोनों को देखो और मुझे ये वैल्यू बताओ कितनी आएगी। हाँ बेटा देखो M1 अपॉन M2 है, ठीक। M1 किसका होगा? प्रोटॉन का। M2 किसका होगा? अल्फा का। तो मास जो होता है ना, मास ऊपर वाले से देखते हैं, मास नंबर से। क्लियर? तो अगर इसका मास m है तो इसका होगा 4m, ठीक। तो इसका होगा अगर m तो इसका कितना होगा? 4m। सिमिलरली चार्ज देखते हैं यहां से एटॉमिक नंबर से, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर बोलो उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बोलो यार, क्या ये पॉइंट क्लियर है? केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो Q1 अपॉन Q2 या Q2 बाई Q1 अगर करोगे तो क्या वो ऐसा आएगा? 2Q अपॉन, इज दिस क्लियर? तो ये रेशियो जो है वो 1/2 आ जाएगा मेरे हिसाब से, है ना। सो R1 बाई R2 सॉल्व होकर के कितना आ जाएगा? 1/। तो इस तरीके से आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। क्लियर? या ऑन बेसिस ऑफ स्पीड अगर पूछेंगे कि भाई एक अल्फा पार्टिकल है, इसको हमने 2 मीटर पर सेकंड से फेंका, ठीक, और दूसरा आपसे बोल देंगे कि भाई ये मान लो प्रोटॉन है, तो इसको कितनी स्पीड से फेंकें कि रेडियस सेम हो। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? तो ऐसे में हम रेडियस सेम करके, मतलब इस पर आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, मेरा कहने का मतलब ये। क्लियर? देखो रेडियस समझ में आ गया आपको? रेडियस किस पर डिपेंड करता है, समझ में आ गया? किस वैरायटी के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, ये समझ में आ गया, ठीक। न्यूमेरिकल अभी मैं और आपको करवाऊंगा, डिटेल में और ज्यादा कराएंगे जब सैंपल पेपर्स डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक हिंट मैंने दे दिया कि इस तरह का क्वेश्चन आपसे बन सकता है। फिलहाल टाइम पीरियड समझ में आ गया, 2πm अपॉन क्यूबी। और चेक कर लो, टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन रेडियस और वेलोसिटी। टाइम पीरियड के फॉर्मूले में ना तो रेडियस आता है ना ही वेलोसिटी। तुम तेज फेंको, तुम धीमे फेंको, रेडियस बड़ा छोटा होगा लेकिन टाइम पीरियड पर फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? और इसी का रेसिप्रोकल अगर कर दिया जाए तो क्या बनेगा? फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू क्यूबी अपॉन 2πm। बेटा फ्रीक्वेंसी बराबर 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, तो बस इसी का उल्टा कर देना।
सो दैट विल बिकम QB अपॉन 2πm। बोलो अगर टाइम पीरियड कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होगा। ये क्लियर था। अब आता है आपका थर्ड केस। भाई देखो जीरो एंगल पर क्या होगा मैंने बता दिया, 90 पर बता दिया। अब हम लोग जनरल किसी ऑब्लिक एंगल पर बात करेंगे, यानी कि अगर कोई जनरल एंगल थीटा होगा तब क्या होगा। तो ये केस कहलाता है ऑब्लिक इंसिडेंस। मतलब किसी जनरल एंगल थीटा पर अगर हम लोग चार्ज को एंटर कराएंगे मैग्नेटिक फील्ड में तब क्या होगा। तो जरा देखते हैं भाई, ये मैंने कुछ इस तरीके से आप लोग को बताया होगा। ये आपका XYZ एक्सिस है और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। इन दिस डायरेक्शन वी हैव कंसीडर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा कुछ, और ये मान लो सेंटर पर कोई चार्ज है जो कि v वेलोसिटी से किसी थीटा एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। तो इसका मैंने आपको बताया था कि इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे बेटा। एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा, दिस इज v cos थीटा। एक कंपोनेंट बोलो ऐसा होगा एंगल के साथ वाला v, ये cos थीटा, ये वाला sin थीटा। क्लियर है। v cos थीटा इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या ये केस नंबर 1 है। v cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तो क्या ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 यही था कि अगर चार्ज की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो तो उस कंडीशन में बोलो फोर्स कितना था, 0। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी बोलो कितनी है, v cos। जबकि v sin थीटा चेक कर लीजिए मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो क्या ये केस नंबर 2 है। केस नंबर 2 अगर होगा तो पाथ कैसा होगा, सर्कुलर। कैसा पाथ होगा, तो इस वाली वेलोसिटी की वजह से पाथ कैसा है, सर्कुलर, और इस वाली वेलोसिटी की वजह से पाथ कैसा है, लीनियर। इसका मतलब दिस मोशन इज गोइंग टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर एज वेल एज स्ट्रेट। तो ये जो चार्ज होगा ये सर्कुलर मोशन में भी होगा और ये आगे भी बढ़ रहा होगा लाइक दिस। तो इसका मोशन कुछ ऐसा, अगर इस पॉइंट से चार्ज मूव कर रहा है तो दिस इज लाइक दिस, आगे भी बढ़ रहा है और सर्कुलर मोशन में भी है लाइक स्प्रिंग। तो इस तरह के पाथ का नाम आप लोग को पता है, दैट इज नोन एज हेलिक्स, और वी कैन से हेलिकल पाथ। इतने में कोई डाउट हो तो बताइए भाई। इस पाथ का भी बेटा कुछ ना कुछ रेडियस होगा भाई, इसका भी कुछ ना कुछ रेडियस होगा। अगर वो रेडियस आपसे पूछा जाए इस पाथ का, तो रेडियस का फॉर्मूला बोलो mv अपॉन QB होता है। लेकिन किस वेलोसिटी की वजह से सर्कुलर मोशन है, तो फॉर्मूला रेडियस का क्या हो गया, mv sin थीटा अपॉन QB। क्लियर है, mv अपॉन QB होता है, लेकिन किस वेलोसिटी की वजह से सर्कुलर था, v sin थीटा, तो हमने v sin थीटा रख दिया। सिमिलरली टाइम पीरियड की बात करें तो वो तो वेलोसिटी और रेडियस पर बोलो डिपेंड ही नहीं करता है, सो दैट इज 2πm अपॉन QB। फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो वो भी डिपेंड नहीं करता है, सो दैट इज QB अपॉन 2πm, सो दैट इज ऑल्सो कांस्टेंट। ठीक, ये दोनों कांस्टेंट। और सिर्फ एक नई बात यहां पर आती है, और वो नई बात है ये, दैट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, दैट इज नोन एज पिच। क्लियर। यहां से अगर एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट होगा तो सोचो चार्ज कुछ आगे बढ़ गया, यहां से कुछ आगे बढ़ गया, सो दैट लीनियर डिस्टेंस विच इज कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन इज कॉल्ड पिच। ठीक, अब क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, पिच जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बोलो कोई फोर्स नहीं है। हॉरिजॉन्टल में फोर्स 0 था, एक्सेलरेशन 0 था, बोलो यार। और अगर एक्सेलरेशन 0 होता है तो केवल एक फॉर्मूला होता है, और वो है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि वो मोशन कैसा हुआ, यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है। तो सिंपल, आपको पिच यानी कि डिस्टेंस निकालना है, तो बोलो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है, v cos थीटा, और एक चक्कर में टाइम कितना है, सो इट विल बिकम v cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई 2πm अपॉन QB। सो पिच
P का फॉर्मूला आ गया 2 पाई mv cos थीटा अपॉन QB। कोई डाउट हो बताइए भाई। थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। आपके सामने मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल है थीटा। कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर? ठीक, तो ये आ गया। इसके अलावा फोर्स में बस ये चीज क्लियर है ना। इसके अलावा फोर्स में बस एक कॉन्सेप्ट और है फोर्स का, जिसको यहां पर कहा जाता है लॉरेंज फोर्स। दैट इज नोन एज लॉरेंज फोर्स। कोई बताएगा लॉरेंज फोर्स कब अप्लाई होता है? हाँ, तो अगर कोई ऐसा रीजन है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है, और वहां पर अगर आपने कोई चार्ज रख भी दिया, तो सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो मूव करना शुरू करेगा। इमेजिन करो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, ठीक, और यहां एक चार्ज रख दिया जाए, तो क्या ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर फोर्स लग जाएगा तुरंत? F बराबर QE। ठीक, मैग्नेटिक की वजह से भी फोर्स लगेगा? नहीं। अगर कोई चार्ज ऐसे रख दिया मैंने, तो रखते ही क्योंकि रेस्ट पर था, तो क्या मैग्नेटिक की वजह से कोई फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। क्लियर? तो इसका मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिक की वजह से फोर्स लगा QE, और उस फोर्स की वजह से बोलो ये चार्ज मूव करना शुरू करेगा। अब तो मोशन में है, और अब जब ये मोशन में है तो बोलो अब मैग्नेटिक की वजह से भी फोर्स लगेगा क्योंकि मोशन में है। बोलो यार। सो इफ अ चार्ज इज प्रेजेंट इन सच अ रीजन where both electric and magnetic field is present, so both electric field and magnetic field is present। अगर किसी रीजन में दोनों फील्ड्स प्रेजेंट हैं, तो वहां पर दोनों तरह के फोर्स हो गए। पहला फोर्स हो गया F बराबर QE, और दूसरा हो गया F इज इक्वल टू Q टाइम्स V क्रॉस B। क्लियर है? ठीक, तो यही आपका लॉरेंज फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स इज द वेक्टर सम ऑफ फील्ड फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? लेकिन ध्यान रखिएगा कौन सा सम है? वेक्टर सम है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, और ये दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में कभी नहीं होंगे। दोनों फोर्सेस सोचो सेम डायरेक्शन में कभी नहीं होंगे। क्लियर? तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर परपेंडिकुलर है तो वेक्टर का सम कैसे निकलता है? अगर मान लो एक फोर्स ऐसा है, ठीक, एक फोर्स ऐसा है, लेट अस सपोज ये आपका F1 फोर्स है, ये वाला आपका F2 फोर्स है, तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकलता है? So that is under root F1 square plus F2 square, 2 F1 F2 cos 90, cos 90 0, तो वो टर्म गायब। तो बोलो यही आता है रिजल्टेंट। क्लियर है? तो मोस्ट ऑफ द केसेस में इसका आंसर ऐसे ही कुछ आएगा। दैट मींस वो बनेगा अंडर रूट QE का होल स्क्वायर प्लस QVB का होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो मोस्ट ऑफ द केस में मैं लिख रहा हूं इफ एंगल इज 90 डिग्री बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी हो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी हो, तो एंगल कितना हुआ? 90। तो उस सिचुएशन में फोर्स की जो वैल्यू होगी, बहुत ध्यान से देखिएगा, फोर्स की जो वैल्यू होगी क्या वो ऐसी होगी? चेक करो, फोर्स की जो वैल्यू होगी क्या वो ऐसी होगी? हाँ भाई, Q टाइम्स E वेक्टर प्लस V स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हाँ बताओ भाई, क्या ये समझ में आ रहा है? बेटा देखो, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक, अब इस फॉर्मूले में आपको सिर्फ F1 और F2 की वैल्यू डालनी है। F1 कितना है? QE। बोलो भाई,
F2 कितना है, QVB साइन थीटा, और QVB साइन थीटा में ये जो थीटा है ये किसके किसके बीच का एंगल है, वेलोसिटी और, सो दिस इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक। अब अगर ये एंगल 90 है तो ये भी गायब हो जाएगा भाई, साइन 91 हो जाएगा। अगर ये 90 नहीं है तो फिर जो होगा वो हम रखेंगे। क्या ये बात समझ में आ रहा है, पक्की बात है। तो जो गलती, देखो इतना डेप्थ में जनरली आपको बोर्ड में नहीं जाना पड़ेगा, ठीक, लेकिन बच्चे यहाँ पे गलती ये करते हैं, उनको ये तो याद होता है कि इन दोनों का सम होता है, लेकिन वो इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख देते हैं। वो लिखते हैं लॉरेंट फोर्स F इज इक्वल टू QE प्लस QVB साइन थीटा, और वो स्टेटमेंट क्या है, गलत है, क्योंकि ये वेक्टर सम है। और अगर आपने वेक्टर हटा के सीधे लिखा QE प्लस QVB या QE प्लस QVB साइन थीटा तो कट जाएगा। वो आप तभी लिख सकते हैं जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो, और सेम कभी होगा नहीं। इज दिस क्लियर? कोई डाउट हो तो बताओ भाई, नहीं तो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद का कॉन्सेप्ट यहां पर ये है, वी आर गोइंग टू स्टडी टॉर्क, या टॉर्क से भी पहले फोर्स वाला कॉन्सेप्ट एक बार और देख लो। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस पर क्या फोर्स लगेगा। तो सबसे पहली बात तो इस तरह का मान लो कोई एक कंडक्टर है, इसका अपना कुछ लेंथ रहा होगा, कुछ इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ठीक है। और अगर ये कंडक्टर है तो बोलो इसके अंदर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, होंगे। और अगर यहां पर करंट फ्लो हो रहा है तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बोलो किसी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। भाई अगर करंट फ्लो हो रहा है तो यहां कुछ ना कुछ सेल वगैरह कुछ जोड़ा होगा आपने, है ना। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बोलो इधर की तरफ जा रहे होंगे। सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर लेफ्ट में जाएंगे तो बेटा करंट किधर फ्लो होगा, राइट में। एंड यहां पर एक चीज और हम लोग कंसीडर करते हैं, लेट अस सपोज स्मॉल n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, सही है, ठीक। तो यहां से कैपिटल N की जो वैल्यू मिलेगी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या वो स्मॉल n इंटू वॉल्यूम मिलेगा, और वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू, भाई सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, एरिया इंटू लेंथ। तो क्या ये NaL हो जाएगा। ये कैपिटल N क्या चीज है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, सही है बेटा। अगर एक इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है। इफ वन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स कितना होता है, ठीक। सो फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, क्या वो फोर्स QEB होगा। Q मतलब E, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो चार्ज किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। और वेलोसिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन्स की यहां पर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, याद करो। सो इट इज EVD इंटू B साइन, क्या ये बात समझ में आ रही है, दिस इज QVB साइन थीटा, क्लियर। और अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर सभी पर टोटल फोर्स कितना होगा। सो नेट फोर्स ऑन कंडक्टर, देखो एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स की बात करोगे तो EVB साइन थीटा, लेकिन पूरे कंडक्टर पर बात करोगे पता चला पूरे कंडक्टर में सर 5 लाख इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक पर फोर्स हमें पता है और 5 लाख है,
तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। सो वी विल मल्टीप्लाई NaL यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फोर्स ऑफ वन इलेक्ट्रॉन यानी कि EVDB इंटू साइन थीटा। तो जरा इसको मैनिपुलेट करते हैं, जरा चेक करिएगा। देखो NEA VD, बोलो, चार चीजों को एक साथ कर सकते हैं। क्या क्या बचा, L B, और यही क्या होता है, करंट। याद करिए, I बराबर NEA VD, तो इसकी जगह हमने लिखा करंट। तो जरा चेक करिए फॉर्मूला क्या बन गया। इसका मतलब या तो कोई सिंगल चार्ज मोशन में हो मैग्नेटिक फील्ड में तो QVB साइन थीटा, या फिर ढेर सारे चार्ज मोशन में हो तो मतलब करंट फ्लो हो रहा है, तो वहां फॉर्मूला क्या होगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। क्लियर है, ये उस वाले फॉर्मूले का डेरिवेशन है। हालांकि आई डोंट थिंक आपसे कभी डेरिवेशन पूछा जाएगा कि डिराइव करके बताओ मैं, ठीक है ना। तो बता दिया हमने, मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए, बाकी इसका डेरिवेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्लियर। लेकिन सोचो अगर यहां पर भी एंगल थीटा 0 हो जाए तब बेटा फिर से फोर्स कितना होगा, 0। अब मैटर ये है कि थीटा 0 होने का क्या मतलब है। यहां पर ये थीटा यहां पर किसके किसके बीच का एंगल है, थीटा किसके किसके बीच का एंगल है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, L क्रॉस B। तो दिस इज एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। सही है। और एक चीज और सोचो, लेंथ तो स्केलर क्वांटिटी होती है, उसको तो जबरदस्ती वेक्टर बनाया गया है। किसके चक्कर में, करंट के चक्कर में। करंट के बाद बोलो डायरेक्शन होता है, लेकिन करंट कैसी क्वांटिटी है, टेंसर। टेंसर हमारे सिलेबस में है नहीं तो हम क्या बोलते हैं, स्केलर। लेकिन करंट का वो डायरेक्शन कहीं तो जाएगा, तो करंट वाला डायरेक्शन किसको पकड़ा दिया, लेंथ को, और लेंथ को जबरदस्ती क्या बना दिया, वेक्टर। सही है। इसका मतलब बेटा अगर यहां पर एंगल थीटा 0 है, इसका मतलब एंगल बिटवीन लेंथ ऑफ द कंडक्टर और यू कैन से करंट, एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये बात समझ में आई भाई। देखो अगर वायर ऐसा है तो ऑब्वियस है करंट या तो ऐसा जाएगा या तो ऐसा आएगा। अगर वायर ऐसा है तो या तो ऐसे जाएगा या तो ऐसे आएगा। सही है, ठीक। तो अगर करंट ऊपर जा रहा है तो एल वेक्टर भी किधर होगा, ऊपर होगा। ठीक है। तो मान लो अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, और मैंने कोई वायर ऐसे ही रख दिया तो इस पे फोर्स कितना होगा, 0। कितना फोर्स होगा, 0। लेकिन अगर ऐसे रखा तो अब कितना होगा, मैक्सिमम। कितना मैक्सिमम, ILB। वायर है, चार्ज नहीं है। अगर चार्ज होता तो QVB। बोलो यार, अगर वायर है तो ILB sin 90। sin 90 कितना होता है, 1 के बराबर। क्या ये पॉइंट क्लियर है। सो थीटा 0 मतलब फोर्स 0, और थीटा 0 होने का मतलब एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 0। तब उस सिचुएशन में फोर्स कितना होगा, 0 होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है, ठीक। अब इसका जो एप्लीकेशन था दैट वाज फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स और वायर्स। ये भी आपके सैंपल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 1 एम्पियर क्या होता है और फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स एक्सप्लेन कर। आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। 11th का सबसे पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट।
वहां पर आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बताई जाती है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसमें एक था इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी थी? फंडामेंटल। कैसी क्वांटिटी? फंडामेंटल। उसका यूनिट एम्पियर। तो मैटर ये था कि सर 1 एम्पियर क्या होता है। तो 11th क्लास में वो चीज शायद आपको बताई गई होगी, लेकिन आप लोग भूल गए होंगे। तो वो डेरिवेशन ये है, इसी के बेसिस पर हम लोग 1 एम्पियर को एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर? पहले डेरिवेशन समझ लीजिए, फिर ये भी बताते हैं कि 1 एम्पियर क्या होता है भाई। तो जरा देखो, अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, इस पे मान लो I1 करंट फ्लो हो रहा है और इस वाले में I2 फ्लो हो रहा है, दोनों के बीच का लेंथ मान लीजिए L के बराबर है। तो जरा सोचो, अगर ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर की वजह से क्या यहां कहीं पर कुछ फोर्स होगा? बोलो यार। इसको पहले तो आर कर देते। इस करंट कैरिंग वायर की वजह से क्या यहां कहीं पर कुछ फील्ड होगा? पहले तो फील्ड की बात कर लेते हैं, फोर्स तो बाद में देखेंगे। इसकी वजह से क्या यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा? कोई भी करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है। फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा रूल? राइट हैंड पाम रूल नंबर 1। तो जरा राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 लगाइए और इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए। क्या वो ऐसे लगेगा? भाई करंट किधर है? अपवर्ड। बेटा पॉइंट किधर है? राइट में। तो क्या वो इनवर्ट्स होगा? ठीक। तो इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये आया। सही है? दिस इज B1 वेक्टर। क्लियर? B1 की वैल्यू भी क्या बता सकते हैं? किसी भी बड़े से वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बोलो कितना होता है? μ0/2πI1/r। सही है? और क्या ये एक करंट कैरिंग वायर था जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा है? कोई भी करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो क्या उसके ऊपर फोर्स भी लगता है? फॉर्मूला क्या होता है? ILB sin थीटा। तो जरा चेक करके बताइए, इसके ऊपर फोर्स लगेगा। अगर मैं इसका नाम लिख दूं, इसका नाम है मान लो PQ और इसका नाम है RS। सो फोर्स ऑन वायर RS, क्या इसका फॉर्मूला होगा ILB sin थीटा। तो इसका करंट कितना है? इसका लेंथ कितना है? कुछ RS का लेंथ। ठीक। मैग्नेटिक फील्ड किसकी है? मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है? B1 वाली। और साइन थीटा कितना है? थीटा कौन सा एंगल होता है ILB sin थीटा में? लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड। बोलो लेंथ ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, एंगल कितना हुआ? sin 90। तो क्या वो टर्म 1 हो गया, मतलब गायब हो गया? ठीक। तो ये कितना बना? फोर्स ऑन RS अपॉन लेंथ ऑफ RS इज इक्वल टू I2 इंटू B1। B1 सामने आपके लिखा हुआ है। सो μ0/2π I1 I2/r। क्या ये ऐसा बन जाएगा? इज दिस क्लियर? तो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड था। ये करंट कैरिंग वायर था जो कि मैग्नेटिक फील्ड में था, तो उस पर फोर्स भी लगा। लेकिन फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू कितनी आई? μ0/2π I1 I2/r। फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा रूल है? फ्लेमिंग्स। बोलो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट किधर है? क्या ये ऐसा होगा? किधर की तरफ फोर्स लगेगा? लेफ्ट साइड में। तो इस वाले वायर पर जो फोर्स आएगा दैट इज फोर्स ऑन RS। क्या ये फोर्स लेफ्ट साइड में आएगा? सेम चीज जरा देखो, क्या ये करंट कैरिंग वायर है? इसकी वजह से यहां भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। उसका डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा रूल? राइट हैंड पाम रूल नंबर। तो क्या इसकी वजह से फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा? पक्की बात है। किधर की तरफ? आउटवर्ड्स। अगर इसकी वजह से आउटवर्ड फील्ड है यहां पर, और उस फील्ड की वैल्यू क्या आप मुझे बता सकते हैं? μ0/2π I2/, सही है।
ये वाला जो वायर है ये भी करंट कैरिंग वायर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस पे भी क्या लगेगा, फोर्स। फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग साहब का बोलो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, देखो आउटवर्ड है, करंट किधर है, बोलो यार, तो फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाओ सही से, कैसे लगेगा, फील्ड किधर है, हाँ फील्ड आपकी तरफ, करंट किधर है, तो मिडिल फिंगर ऊपर ले जाओ, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये वाले फिंगर को ऊपर ले जाओ ना, घुमाओ हाथ घुमाओ घुमाओ, देखो वो फिंगर तो अपनी तरफ कर लो, फोर फिंगर तो आपकी तरफ हो गया, अब ये नहीं हिलेगा, ये ऐसे ही रहेगा। अब यहां पे देखो क्या हो सकता है, बस ऐसे ऐसे ये उंगली घूम सकती 360 डिग्री, बस भाई ये तो आप ही तरफ हो गया ना, फिक्स हो गया। अब इसको बस ऊपर पहुंचाओ, हाथ घुमाओ, चलो तुमने तो उंगली यही वाली इधर घुमा दी, मैग्नेटिक फील्ड भाई इधर की तरफ है ना यार, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, आपकी तरफ है, ठीक बेटा, उसको अपनी तरफ करो पहले तो, ये वाली उंगली, हाँ अब इसको घुमाना है, पहले खुद को थोड़ा घुमाओ, आप ऐसे बैठे हो ना, पहले खुद को ऐसे करो, हाँ अब घुमाओ इस उंगली को, ये वाला जो मिडिल फिंगर है इसको करंट की डायरेक्शन में लाओ, देखो तुमने अभी ऐसे बनाया था, चलो अभी आपने ऐसे बनाया, ठीक है, ठीक है, आपका हाथ देखो अभी एग्जैक्टली ऐसा है, ठीक, एक चीज बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो ये किधर आएगा, तो पहले इसको तो ऐसे घुमाओ, घुमा, अब करंट किधर है, वो काय घूम गया, वो तो ऐसे ही रहेगा ना भाई, करंट किधर, तो इसको ऊपर लाओ, अरे तो है होगा, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है ना, कोशिश करनी चाहिए, फिर से करो, वन मोर ट्राई करो, देखो इसको बेटा अपनी तरफ घुमाओ, ठीक, और ये मिडिल फिंगर ऊपर की तरफ, ठीक, अब बताओ थंब किधर है, राइट में, तो ये फोर्स किधर की तरफ बना, अभी समझ में आया कुछ, तो ये आ गया, दिस इज फोर्स ऑन PQ, इज दिस क्लियर, ठीक, देखो आप, क्योंकि ये सच में इसमें प्रॉब्लम होता है बच्चों को, तो आप उसके लिए ना तरीका सीख लो, मैग्नेटिक फील्ड बेटा जैसे मान लो अंदर है, तो ये उंगली फिक्स हो गई, अब ये अंदर ही रहेगा, हाथ कैसे भी घुमाओगे ये उंगली नहीं डिस्टर्ब होनी चाहिए, अगर तुमने हाथ घुमाते समय उंगली ऐसे ऐसे इधर उधर कहीं कर दिया तो डिस्टर्ब हो गया, भाई ये तो इधर ही फिक्स हो गया। अब आप सोचो करंट किधर है, ऊपर की तरफ, अगर ऊपर है तो इसको पकड़ के ऐसे घुमाओ, लेकिन वो नहीं डिस्टर्ब होगा, तो इधर की तरफ आया, क्लियर। अब सेम चीज को इसके लिए सोचो, मैग्नेटिक फील्ड इस बार इधर है, करंट किधर है, ऊपर है, क्लियर, तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, ठीक, अब ये इसको पकड़ के बस ऐसे करना है, जैसे ही करोगे ये किधर आएगा, इज दिस क्लियर, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा वरना ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक, इज दिस क्लियर। नहीं तो एक तरीका और है, राइट हैंड पाम रूल नंबर 2, अगर राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 लगाना है तो बोलो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स, थंब विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये लगाओ जरा, हाँ तो अब ये किधर आया, राइट साइड, इधर साइड, बोलो यार क्या ये बात सही है, पक्की बात है, सही है, ठीक, तो फिलहाल ये बेटा फोर्स आया, सही है। अब देखिए एक चीज, जितना फोर्स इसके ऊपर लगा लेफ्ट में उतना ही फोर्स इसके ऊपर लगा राइट में, सो दे आर अप्लाइंग इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर, क्लियर है। तो अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स हैं और दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम है तो फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बाई R, जिसमें R क्या है, वायर्स के बीच का डिस्टेंस, L क्या है, वायर्स की लेंथ, क्या ये पॉइंट क्लियर है, ठीक। अब एक चीज समझिएगा जरा,
अगर दो वायर्स ले लिए जाए, दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं 1 मीटर, ठीक, दोनों वायर्स की ये जो लेंथ है ये भी 1 मीटर ले लेते हैं, 1 मीटर, ठीक है। और इनके बीच का जो फोर्स है, अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, लेट अस कंसीडर दोनों में करंट भी इक्वल फ्लो हो रहा है, दोनों में करंट इक्वल फ्लो हो रहा है, और ऑब्वियस है इनके बीच का फोर्स ऐसा ही रहा होगा, है ना। लेट अस सपोज इस फोर्स की वैल्यू है 2 पाई इंटू 10 की पावर -7, तो क्या आप मुझे करंट बता सकते हैं कितना होगा? वी हैव कंसीडर्ड 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स having same current, having same length 1 meter, having distance between them 1 meter, and they are experiencing a force of 2 pi into 10 to the power -7 Newton. Can you find out the value of electric current flowing in it? क्या ये F by L is equal to mu naught upon 2 pi I1 I2 by R, ऐसा फार्मूला होता है? फोर्स कितना है उनके बीच का? क्लियर है? लेंथ कितना है दोनों का? 1 मीटर। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का वैल्यू बता सकते हैं? 10 टू द पावर, ऐसा होता है, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर, बोलो यार। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 10 की पावर -7, तो ये तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई है, सो दैट विल बी 2 इंटू 10 की पावर -7। करंट दोनों में सेम है, तो क्या वो I स्क्वायर होगा? और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था? 1 मीटर। तो जरा चेक करके बताइए, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, क्या करंट की वैल्यू √पाई आ गई? बोलो यार भाई, I स्क्वायर बराबर पाई, तो I बराबर √पाई। निकाल सकते हैं कितना करंट फ्लो हो रहा है। इसी में क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज, ये तो न्यूमेरिकल बन गया, सही है, इसी में थोड़ा सा चेंज अगर हम और कर दें, मैं आपसे ये बोल दूं, बस इनके बीच का ये जो फोर्स है उसमें ये पाई नहीं है, सिर्फ बोल दें ये फोर्स है 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन के बराबर। क्लियर? तो अब जरा सोचो, यहां पर भी ये पाई नहीं होगा, ये 2 इंटू 10 की पावर -7 बनेगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा इस बार। बोलो भाई, तो इस बार ये वैल्यू कितनी आएगी? इस बार ये सॉल्व होकर आ जाएगा 1 एम्पियर। तो यहीं से 1 एम्पियर का डेफिनेशन आता है। अब ये सारी चीजों को डेफिनेशन के फॉर्म में लाओ जरा, क्या लिखेंगे? लेट अस, इफ वी कंसीडर 2 पैरेलल current carrying wires having equal current separated by a distance of 1 meter, having unit length experience attractive force of 2 into 10 to the power -7 Newton, then current flowing in these wires will be 1 ampere। सारी बात आ गई। क्या क्या बातें? 2 पैरेलल वायर हो, दोनों का लेंथ यूनिट हो, दोनों के बीच का डिस्टेंस यूनिट हो, ठीक, दोनों के बीच का फोर्स अट्रैक्टिव हो, और कितना हो? 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन। तब उन दोनों में फ्लो होने वाला करंट कितना होगा? 1 एम्पियर। इज दिस क्लियर? कोई डाउट हो तो बताइए। आपसे अगर कहा जाए डिफाइन 1 एम्पियर, तो क्या आप डिफाइन कर सकते हैं? ठीक, सेम चीज को आपको लैंग्वेज में लिखना है। If 2 parallel current carrying wires of unit length are separated by unit length experiences an attractive force of 2 into 10 की power -7 Newton, then current flowing in these wires will be 1 ampere। बाकी ये मैथमेटिक्स लिख के दिखा दो, इससे पूरा पता चल जाएगा कि हाँ भाई बच्चे को पूरी बात आती है। Is this clear? ठीक, आखिरी चीज है इस चैप्टर में, और वो आखिरी चीज है टॉर्क। on
ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल हो तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा। ठीक, लाइक अगर मान लो ऐसा है, ये नॉर्थ पोल है, ये किसी मैग्नेट का साउथ पोल है, और यहां पर कोई इस तरीके का कॉइल है। ठीक है, मान लो इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है पूरे में। ठीक, तो इसके ऊपर टॉर्क लगेगा। मैटर ये है सर टॉर्क क्यों लगेगा। ठीक, अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है तो बोलो मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर, नॉर्थ से साउथ, तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। ठीक, ये करंट कैरिंग वायर है मान लो। देखो ये जो कॉइल है, दिस कॉइल इज कंपोज्ड ऑफ 4 वायर्स। एक रेक्टेंगुलर कॉइल में कितने वायर हैं, 4। तो एक एक करके देखो ना, अगर इस पर हम लोग चेक करें तो इस पर जरा बताओ फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा। ये करंट कैरिंग वायर है, बोलो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगेगा। ठीक, डायरेक्शन के लिए कौन सा रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, राइट साइड। ठीक, करंट किधर है, किधर फोर्स लगेगा, पक्की बात है। या फिर राइट हैंड पाम रूल नंबर 2, बोलो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट किधर ऊपर, तो फिर फोर्स किधर लगेगा, पक्की बात है। तो इस पे बेटा फोर्स लगेगा इनवर्ड्स। इस फोर्स की वैल्यू आप बता सकते हैं, इट इज ILB साइन थीटा। या अगर थीटा 90 है तो लेट अस कंसीडर ये लेंथ कितना है, L। बोलो यार ये लेंथ कितना है, L, तो ये बन गया ILB। और अगर कुछ एंगल है तो साइन थीटा भी होगा। ठीक, फिलहाल इसके ऊपर क्या फोर्स लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर करंट किधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है। और अगर करंट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है तो ILB साइन 0। सही है। इस वाले केस में जरा सोचो, फोर्स लगेगा, यस। ठीक, किधर लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, करंट किधर है, डाउनवर्ड्स, तो बेटा फोर्स किधर लगेगा, आउटवर्ड्स। तो इसके ऊपर जो फोर्स होगा दैट विल बी, बोलो यार क्या ये बात सही है, उसकी भी वैल्यू कितनी है, ILB। ठीक, इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, एंगल 180 और साइन 180 भी कितना होता है, पक्की बात है। ठीक, इसका मतलब फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, ILB। इस वाले साइड पर अंदर फोर्स है और इस वाली साइड पर बाहर की तरफ फोर्स है। तो फिर ये जो कॉइल है, ये कॉइल जिस पर एक फोर्स अंदर की तरफ है और एक फोर्स बाहर की तरफ है, तो ये क्या होगा, इट विल रोटेट। क्या ये बात समझ में आई। ठीक, अगर ये रोटेट हो रहा है तो बोलो इसके ऊपर टॉर्क लगेगा। और अगर टॉर्क लग रहा है तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स हो गया बोलो ILB, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम यहां मोटा मोटा आपको बताएं, लेट अस सपोज ये लेंथ कितना है, B के बराबर, तो क्या ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस B हो जाएगा, पक्की बात है। ठीक है, सो दैट इज F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस B। तो जरा चेक करिएगा, ILB मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या ये एरिया बन गया, और B क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, पक्की बात है। यहां पर एंगल कितना कंसीडर किया था हम लोगों ने, 90। लेकिन अगर 90 ना हो, जनरल बात करें, तो क्या यहां पे थीटा भी आ जाएगा, तो क्या यहां पे साइन थीटा भी आ जाएगा, इसमें भी, और बोलो यार तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो गई, जनरल बात अगर करें तो IAB। क्या ये बात समझ में आई, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक। सही है। ठीक, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो जाए
तो क्या यही एन आई ए बी साइन थीटा हो जाएगा? कोई डाउट हो भाई पूछ लो। टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा, जहां पर एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, आई मतलब करंट इन द कॉइल, ए मतलब एरिया ऑफ कॉइल। क्या ये तीनों चीजें कॉइल के लिए है? तो इनको एक नया कांस्टेंट मान लिया जाता है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉइल। भाई तीनों चीजें कॉइल के लिए हैं तो एक नया इसको कांस्टेंट मान लिया, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉइल। तो जरा चेक करिए, ये फॉर्मूला बन गया टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में अगर देखा जाए तो इट इज एम वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। बोलो यार, एम क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। इसका डायरेक्शन कैसे मिलेगा एम का? राइट हैंड कर्ल रूल, राइट हैंड थंब रूल कह लो। अगर ये मान लो ऐसा लूप है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है लाइक दिस, बोलो जरा, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? इनवर्ड्स। किधर की तरफ है? क्लॉकवाइज घुमाइए, इनवर्ड्स। ठीक। और अगर इसी में ऐसा करंट फ्लो हो रहा है, इज दिस क्लियर? देखो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है एम, मैग्नेटिक मूवमेंट एम का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? एन आई ए। बोलो यार, सही है। एकमात्र यहां पे इकलौता वेक्टर क्वांटिटी कौन है? ना 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 ना, ओनली वेक्टर क्वांटिटी इज एरिया। बोलो यार, नंबर ऑफ टर्न्स स्केलर है, करंट स्केलर है, तो केवल वेक्टर कौन है? एरिया। तो जो डायरेक्शन एरिया का होगा बोलो वही डायरेक्शन। लेकिन करंट का भी तो डायरेक्शन होता है, मानते भले में स्केलर है लेकिन डायरेक्शन तो है, तो वो डायरेक्शन कहां जाएगा? उसी डायरेक्शन को हम यूज कर लेंगे। कैसे? अगर ये कॉइल ऐसा रखा है, सर्कुलर कॉइल है, तो बोलो अगर नॉर्मली कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक सर्कुलर कॉइल है बेटा, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, तो आंसर है सर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। और परपेंडिकुलरली आउटवर्ड बोलो ये भी है और परपेंडिकुलर आउटवर्ड ये भी है। अगर एक कॉइल ऐसे रखा है तो ये भी एरिया का डायरेक्शन है और ये भी एरिया का डायरेक्शन। बोलो यार, लेकिन यहां पर उस करंट को भी यूज कर लिया हमने। ठीक, तो हमने ये कहा कि अगर करंट क्लॉकवाइज है तो सिर्फ कौन सा? अंदर वाला। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तब सिर्फ कौन सा? आउटवर्ड वाला। पक्की बात है। तो करंट के डायरेक्शन का भी यूज हो गया और एरिया का डायरेक्शन तो आपको पता ही है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। इज दिस क्लियर? सो अगर कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा तो क्या लगेगा? फोर्स। कितना? आई एल बी साइन थीटा। और अगर एक करंट कैरिंग कॉइल रखा होगा तब क्या लगेगा? टॉर्क। कितना? एम बी साइन थीटा या एन आई ए बी साइन थीटा। सही है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोटर। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मोटर में बोलो यही होता है भाई, मैग्नेट्स होते हैं, उसके बीच में कॉइल रखा होता है। जैसे ही मोटर स्विच को ऑन करते हैं करंट जाता है, और जैसे ही करंट जाता है बोलो टॉर्क लगता होगा, और जैसे ही टॉर्क लगता होगा तुरंत मोटर क्या करता है? घूमना शुरू करता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? पक्की बात है? कोई डाउट हो पूछ लो बेटा। ठीक, सो दिस चैप्टर इज ओवर। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी नेक्स्ट चैप्टर।